डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट ई लेक्चर में पार्ट फर्स्ट में हमने न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट कराया था। अब इसी ई लेक्चर के पार्ट सेकंड में हम स्टेजेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट या प्रोसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो टोटल कितने स्टेजेस थी? 7 स्टेजेस। आइडिया जनरेशन, स्क्रीनिंग ऑफ आइडिया, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड बिजनेस एनालिसिस, मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग एंड कमर्शियलाइजेशन। तो फर्स्ट क्या है? आइडिया जनरेशन। सेकंड क्या है? आइडिया स्क्रीनिंग। तो आइडिया जनरेशन और आइडिया स्क्रीनिंग जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन होता है, बिल्कुल वैसे ही है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक वैकेंट पोस्ट है तो पहले उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को अप्लाई किया जाता है, अप्लाई करवाया जाता है। तो इसे तो क्या बोलते हैं? रिक्रूटमेंट। और फिर उसमें से बेस्ट कैंडिडेट्स को, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग फिट बैठते हैं, उन्हें क्या किया जाता है? सेलेक्ट किया जाता है। तो इसी तरह आइडिया जनरेशन तो एज रिक्रूटमेंट पार्ट हो गया और जो आइडिया स्क्रीनिंग है वो एज ए सिलेक्शन पार्ट हो गया। तो आइडिया जनरेशन का क्या मतलब है कि कोई भी नया प्रोडक्ट है वो कंपनी कब बनाएगी? जब उसे उसका क्या आएगा? आइडिया आएगा। तो द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट स्टार्ट्स विद एन आइडिया। कि कोई भी नया प्रोडक्ट है उसका डेवलपमेंट जब तक नहीं हो सकता जब तक कि एक आइडिया नहीं आएगा। तो आइडिया है बेसिकली सीड्स ऑफ एक्शन। तो जो नए आइडियाज़ को सर्च करते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं? आइडिया जनरेशन बोलते हैं। तो जो एक्सीलेंट आइडियाज़ हैं न्यू प्रोडक्ट के बारे में वो वेरियस सोर्सेज से आ सकते हैं। तो सोर्सेज कौन कौन से होंगे? कंज्यूमर से भी आ सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से भी आ सकते हैं, सेल्स फोर्स से भी आ सकते हैं, कंपटीटर से भी आ सकते हैं, कंपनी के R&D विंग से भी आ सकते हैं, इंडिपेंडेंट रिसर्च कंपनी से भी आ सकते हैं, कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स यानी टॉप मैनेजमेंट से भी आ सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज भी आइडियाज़ दे सकती हैं, ट्रेड एसोसिएशंस भी आइडिया दे सकते हैं और यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स PhD कर रहे होते हैं वो भी रिसर्च के थ्रू आइडियाज़ दे सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया जनरेट कराने के लिए टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक, इंसेंटिव्स या अवार्ड्स, कि जिसका आइडिया सेलेक्ट हो गया उसे इंसेंटिव दिया जाएगा या अवार्ड दिया जाएगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि आप कैसे से भी कैसा आइडिया दो, चाहे वो आइडिया अच्छा हो या बुरा हो, आपको उसके लिए कोई क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाएगा, जिससे कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ देने को क्या हों? तैयार हों। तो फर्स्ट स्टेज क्या हो गई आपकी? आइडिया जनरेशन। सेकंड स्टेज क्या होगी? आइडिया स्क्रीनिंग। सपोज है आपको एक प्रोडक्ट के लिए 10 आइडियाज़ मिले, तो ये तो पॉसिबल अब है नहीं कि आप हर आइडिया के साथ आगे बढ़ोगे। तो जो आइडिया जनरेशन का मेन पर्पज़ है वो तो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ को कलेक्ट करना, लेकिन ऑल आइडियाज़ हैं वो कमर्शियली वाइबल नहीं है। तो अब कंपनीज को फिल्टर करना पड़ेगा कि आउट ऑफ 10 आइडियाज़ कौन से आइडियाज़ ऐसे हैं जो कि लेस वाइबल हैं और कौन से आइडियाज़ ऐसे हैं जिनके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इनके लिए कंपनीज को कुछ पैरामीटर सेलेक्ट करने होते हैं, जैसे कि मार्केट साइज, कंपनी की टेक्निकल कैपेबिलिटी है या नहीं है, उस प्रोडक्ट में आगे कंपटीशन कितना है, कंपेटेबिलिटी विद नॉन कस्टमर्स नीड, की कस्टमर की अभी करंट में उस प्रोडक्ट की नीड है या नहीं है। उसके बेस पर जो कंपनीज है वो आइडियाज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है: प्रोस्पेक्टिव आइडियाज़, मार्जिनल आइडियाज़ एंड रिजेक्ट्स। प्रोस्पेक्टिव आइडियाज़ वो आइडियाज़ होते हैं जिनके साथ कंपनी अभी आगे बढ़ना चाहती है। मार्जिनल आइडियाज़ वो आइडियाज़ होते हैं जिनको कंपनी अभी कुछ टाइम के लिए होल्ड में कर देती है। और रिजेक्ट्स वो आइडिया होते हैं जिनको कंपनी ने अभी मना कर दिया कि अभी बाद में देखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिक कार का आइडिया आया, एक ड्राइवरलेस कार का आइडिया आया और एक फ्लाइंग कार का आइडिया आया। तो कंपनी ने इलेक्ट्रिक कार के आइडिया को सिलेक्ट कर लिया, ये तो प्रोस्पेक्टिव आइडिया हो गया। ड्राइवरलेस कार के आइडिया को होल्ड कर लिया कि 5 7 6 साल बाद देखेंगे, वो मार्जिनल आइडिया हो गया। और फ्लाइंग कार को अभी रिजेक्ट कर दिया कि अभी ना तो कस्टमर की डिमांड है, ना मार्केट है, ना टेक्नोलॉजी है, वो बाद में देखा जाएगा। तो वो क्या हो गया? रिजेक्ट्स हो गया। अब कंपनी जब आइडिया स्क्रीनिंग में जो आइडियाज़ आए हैं, आइडिया जनरेशन में जो आइडियाज़ आए हैं उनको स्क्रीन करती है तो 2 टाइप से एरर्स कर सकती है। तो फर्स्ट क्या है? ड्रॉप एरर, और सेकंड क्या है? गो एरर। ड्रॉप एरर का मतलब क्या होता है? जब कंपनी ये गुड आइडियाज़ को रिजेक्ट कर देती है और कंपटीटर उस आइडिया को सेलेक्ट कर कर उसके बेस पे प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर देता है। गो एरर का मतलब जब कंपनी एक पुअर आइडिया को सेलेक्ट कर लेती है। यही रीज़न होते हैं कि कई बार जब कंपनी नए प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है तो नया प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, क्योंकि जो कंपनी ने आइडिया लिया था वो आइडिया क्या था? पुअर
आइडिया था। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन भी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में कई बार अच्छे कैंडिडेट को रिजेक्ट कर देती है, वो तो क्या हो गया, ड्रॉप एरर। और कई बार एक पुअर कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लेती है, तो कौन सा एरर हो गया, गो एरर हो गया। नेक्स्ट क्या है, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग एंड एनालिसिस। जब आपने उस प्रोडक्ट का आइडिया है स्क्रीन कर लिया और आपने डिसाइड कर लिया कि हमें इस प्रोडक्ट के साथ आगे बढ़ना है, तो एक्चुअल में प्रोडक्ट को बनाने से पहले कॉन्सेप्ट को टेस्ट किया जाता है। अनऑफिशियली कंपनी मार्केट में है, इंफॉर्मेशन है वो स्प्रेड करती है और मार्केट यानी कि कस्टमर्स का फीडबैक लेने की कोशिश करती है। जैसे किसी ऑटोमेकर ने है अनऑफिशियल सोर्सेज के थ्रू कर दिया कि साल के अंत में कंपनी है, ईयर एंड में कंपनी है वो इलेक्ट्रिक कार इंट्रोड्यूस करेगी और देखेगी कि कस्टमर का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो अगर कस्टमर का रिस्पॉन्स पॉजिटिव आ रहा है, कंपनी के शोरूम्स में इंक्वायरीज आना स्टार्ट हो रही हैं, कस्टमर्स नेट पर सर्च कर रहे हैं, कस्टमर सर्वे में पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं, इसका मतलब जो आपका आइडिया है आप उस आइडिया के साथ आगे बढ़ सकते हो। जो आपका कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट कस्टमर्स को पसंद आने वाला है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग बोलते हैं। तो कॉन्सेप्ट टेस्टिंग से कंपनी को पता चल जाता है कि हमारा आइडिया स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, हमारे आइडिया को जो टारगेट मार्केट है वो अप्रूव करेगा या नहीं करेगा। कस्टमर इलेक्ट्रिक कार की जब इंक्वायरी कर रहा था तो उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स के बारे में पूछ रहा था, और हम अपनी इलेक्ट्रिक कार बनाएंगे तो हमको उसकी पोजीशनिंग यानी कि कस्टमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट की एक अलग इमेज किस क्राइटेरिया के बेस पर करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मार्केटर है वो पहले तो अनऑफिशियल करता है, जब अनऑफिशियल से उसको रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है तो ऑफिशियली भी सर्वे कर सकता है, तो जिसमें वो ड्राइंग्स, सैम्पल डिज़ाइन, कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के थ्रू उस प्रोडक्ट के स्केचेज, डायग्राम्स को कस्टमर्स को दिखाकर उनसे फीडबैक ले सकता है। फिर नेक्स्ट क्या है, बिजनेस एनालिसिस। कोई भी कंपनी न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रही है तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि उसको उस न्यू प्रोडक्ट से प्रॉफिट मिले, तो अब वो बिजनेस एनालिसिस करेगी कि मुझे प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो प्रॉफिट के लिए दो चीज़ें पता होना ज़रूरी है, एक तो सेल्स और एक कॉस्ट। तो सेल्स फोरकास्टिंग से कंपनी को फ्यूचर में अपनी इलेक्ट्रिक कार की कितनी सेल्स होंगी उसके बारे में पता चल जाएगा, और उतनी सेल के लिए कितने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, वो कॉस्ट आप मेजर कर लोगे और आपको प्रॉफिट लग जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई प्रॉफिट हो रहा है, जितनी सेल हो रही है उसके बेस पर कॉस्ट मैच हो रही है और हम धीरे धीरे प्रॉफिट रिकवर कर लेंगे, तो आप उस आइडिया के साथ आगे बढ़ सकते हो। लेकिन सेल्स उतनी नहीं हो रही जितना आप सोच रहे थे सेल्स फोरकास्टिंग के थ्रू जब आपको पता चला, और कॉस्ट ज़्यादा इनकर हो रही है, तो आप उस आइडिया के साथ अभी आगे नहीं बढ़ोगे। नेक्स्ट स्टेज क्या जाएगी अब, मार्केट रिसर्च। तो बिजनेस एनालिसिस से आपको पता चल गया कि हाँ भैया ये प्रोडक्ट है, इसके साथ आगे हम बढ़ सकते हैं। तो अब एक्चुअल में कस्टमर की नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करा सकते हो, मार्केट रिसर्च करा सकते हो। तो आप एक क्वेश्चनेयर को डिज़ाइन कर कर वो कस्टमर से फीडबैक के लिए दे सकते हो, कस्टमर से उनको फिलअप करा सकते हो। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि उस प्रोडक्ट में कस्टमर्स की क्या क्या नीड है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, उसने डिसाइड कर लिया था कि वो इंडिया में एक इंट्रोड्यूस करेगी ब्यूटी क्रीम, लेकिन वो ये चेक करना चाह रहे थे कि ब्यूटी क्रीम में किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। तो उन्होंने जब सर्वे किया तो पता चला कि जो इंडियन कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स और वांट्स थी फेयरनेस ब्यूटी क्रीम से, तो उन्होंने अपनी जो ब्यूटी क्रीम है उसका नाम क्या रखा, फेयर एंड लवली, और वो उस क्रीम में उस सेगमेंट में क्या बन गया, मार्केट लीडर बन गया। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की ये वो स्टेज है जिसमें एक्चुअल में फर्स्ट टाइम में उस प्रोडक्ट को डेवलप किया जा रहा था। अभी तक कहीं पर भी प्रोडक्ट को एक्चुअल में डेवलप नहीं किया गया। तो कंपनी एक साथ ही है बहुत सारे प्रोडक्ट्स का डेवलप नहीं करती, प्रोडक्शन नहीं करती, उसके कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स बनाती है जिसे क्या बोलते हैं हम, प्रोटोटाइप बोलते हैं। वो प्रोटोटाइप एक्चुअल वैसा ही होगा जैसा कि एक्चुअल में प्रोडक्ट होता है, वर्किंग मॉडल होता है। अब वो उस प्रोटोटाइप को कस्टमर्स को दिखाती है, कस्टमर्स को दिखाने के बाद है वो जो भी चेंजेज आएंगे वो चेंज किया जाता है। तो नेक्स्ट स्टेज कौन सी होती है, टेस्ट मार्केटिंग होती है। टेस्ट मार्केटिंग का क्या मतलब होगा कि कंपनी ने अपने कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स को मार्केट में है प्रोड्यूस कर लिया ऑफर करने के लिए। अब वो जो मेट्रो सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ को कंपनी इसलिए सेलेक्ट करती है क्योंकि उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है, कम जगह पर ज़्यादा प्रोस्पेक्ट यानी कि कस्टमर मिल जाते हैं। तो वैसा ही प्राइस होगी
होगी, प्रोडक्ट होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रमोशन होगा, लेकिन वो एक लिमिटेड एरिया में होगा 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, और वहाँ से कस्टमर से फीडबैक मिलता जाएगा और उसके बेस पे कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस करती जाएगी। तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट मार्केटिंग बोलते हैं। तो टेस्ट मार्केटिंग के रिगार्डिंग क्या क्या डिसीजंस लेने होंगे भाई, कितनी सिटीज़ में टेस्ट मार्केटिंग करनी है, वो सपोज आपने डिसाइड कर लिया 5 सिटीज़ में करने, तो उन सिटीज़ के नाम क्या क्या होंगे, किस किस जगह की होंगी और कितने टाइम के लिए टेस्ट मार्केटिंग करना है। अब लास्ट क्या है, कमर्शियलाइजेशन। अब आपने टेस्ट मार्केटिंग कर ली, कस्टमर की नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग आपने अपने प्रोडक्ट्स में फाइनल मॉडिफिकेशन चेंजेस कर दिए। अब आप एक डेट डिसाइड कर दोगे कि इस डेट को, फॉर एग्जांपल है 8 नवंबर को प्रोडक्ट है वो मार्केट में ऑफिशियली इंट्रोड्यूस होने वाला है। आप उसकी प्री बुकिंग क्या कर देते हो, स्टार्ट कर देते हो। वो जो डेट आती है उस डेट को आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू ऑफिशियली अपने प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर देते हो, ग्रांड स्केल पर उसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हो। तो जैसे ही आप प्रोडक्ट को कमर्शियलाइज करते हो, प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की इंट्रोडक्शन स्टेज में आ जाता है। तो कमर्शियलाइजेशन के लिए आज की डेट में कंपनी बज क्रिएट करने के लिए इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं उनकी हेल्प लेती हैं। तो इसी के साथ ही आपका एक टॉपिक था न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और स्टेजेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।